अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, प्रोग्राम थोड़ा सा डिले हुआ है, मादरत खां। हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 7737661416, और हमारे तकरीबन गुज़िस्ता 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउज़र पे टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com। सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736 आप एंटर कीजिए। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, पॉलिटिशियन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में आपकी खिदमत में उनकी लेकर आएँ, और आप उनसे गुफ्तगू करें और उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज का प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं लफ्ज़ महाजिर के ऊपर। और महाजिर कौन है? महाजिर एक कौम का नाम है पाकिस्तान में, या सिर्फ एक ये कम्युनिटी है, या ज़बरदस्ती महाजिर का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? महाजिरों को कोई हुकूक भी दिए गए कि इस कौम का नाम दिया गया यूएन में? हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई। मोहतरम जनाब अनवर मकसूद साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े दानिश्वर हैं, और मज़ा लिखते हैं। मैं कहूँगा, मैं दानिश्वर का वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। ये मेरे लिए दानिश्वर है। मैं अपनी अपनी तक बात ही कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये मैं उनको दानिश्वर कहता हूँ क्योंकि लिखते बड़ा अच्छा है। बाकी लोग जो हैं उनकी अपनी राय है, लेकिन मज़ा बड़ा खूब लिखते हैं। मज़े के नाम से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, उसके हवाले से उनको पहचाना जाता है। और दूसरी अहम बात जो उन्होंने अभी एक प्रोग्राम में अपने एक इंटरव्यू के दौरान लफ्ज़ महाजिर से उन्होंने कहा कि इस लफ्ज़ से बड़ा नुकसान हुआ है हमें, और हम महाजिर नहीं हैं। आइए वो क्लिप आपको भी दिखाते हैं, और प्रोग्राम के में हमारे बड़े अहम एक मेहमान हैं, आप उनका भी आपको इंट्रोडक्शन देंगे। सुनिए क्लिप, आप एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मदीने आए थे उनको महाजिर कहा जाता। मक्का खुदा का घर, मदीना मोहम्मद का घर। मगर जो लोग बरेली से कराची आ रहे हैं उन्हें महाजिर कैसे कह सकते हैं? और जब 76 बरस हो गए, अब ये महाजिर नहीं है, ये सिंधी है, उर्दू स्पीकिंग सिंधी है। इस लफ्ज ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। सर, कराची की सियासत तो हो ही इस महाजर लफ्ज़ के ऊपर रही है। वही तो नुकसान हुआ हम लोग। तो नादरीन, ये अनवर मकसूद साहब का आपने एक क्लिप देखा। उन्होंने कहा कि इस लफ्ज़ से हमें बहुत नुकसान पहुंचा। हमारे दरमियान में आरिफ सिद्दीकी साहब हिस्टोरियन हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। बहुत बार हमारा प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया और बड़ी मालूमात फराम की। फैक्ट एंड फिगर से बात करते हैं, दुनिया की बहुत जो तेज़ी से तब्दील होने वाली सिचुएशन उस पर भी बात करते हैं। और हमारा प्रोग्राम भी आज ज्वाइन किया, बड़ी खुशकिस्मती अपनी मसरूफियात में से टाइम भी निकाला है। अस्सलाम वालेकुम आरिफ सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है आरिफ सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और अब आरिफ जो सिद्दीकी हुक्म है। साहब, जी मोहतरम जनाब अनवर मकसूद साहब बड़ा अच्छा मज़ा लिखते हैं। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मैं उनको दानिश्वर कहता हूँ, उनको बहुत फॉलो किया बचपन से। हमारे क्रिकेट जी टीम के प्रेसिडेंट भी थे वो, कीवीज क्रिकेट क्लब के, और बड़ी उनसियत रही उनसे। और बड़े अच्छे लिखते हैं, मज़ा। उन्होंने एक बात कही है कि लफ्ज़ महाजिर से हमें बहुत नुकसान हुआ है, हमें सिंधी बन के रहना चाहिए। क्या पाकिस्तान की के वजूद में महाजिरों का क्या किरदार है? ये उर्दू ज़बान का क्या किरदार है यूनाइटेड नेशन की रॉ से? क्या मुकाम है? ये कोई कौम भी है महाजिर, या सिर्फ 4 ही कौमें हैं महाजिर? कौम नहीं है कोई? पंजाबी, बलोची, सिंधी और पठान, पश्तो जिसे कह दें। तो आप क्या समझते हैं कि बस यही ज़बानें 4 हैं? महाजिर कोई ज़बान जो बोलते हैं उर्दू, और महाजिर एक कौम का नाम है? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है? क्या कहेंगे, हिस्ट्री क्या कहती है इस बारे में? हमारे लिसनर्स को प्लीज़ ज़रा बताइए। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, बड़ी उम्दा बात की आपने। अब जितने माजरीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बराए मेहरबानी रिकॉर्ड कर लें। और क्योंकि मैं उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर बात करूंगा जो
डिक्लासिफाइड हुए हैं यूनाइटेड नेशन से। तो पहली बात जो मेरे ध्यान में या सवाल है अनवर मकसूद साहब से मेरा, कि ऑल ऑफ सडन जो है उनको ये क्यों ख्याल हुआ कि उन्होंने महाजरों के हवाले से ही बात की। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है कि इलेक्शन से पहले ऑल ऑफ सडन ये क्यों ख्याल हुआ इनको कि ये बात इनको करनी है कि साहब जो है वो महाजिर लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए। ये ध्यान में रखिएगा कि पीपल्स पार्टी के मुत्तहिद जो है वो पिछले जो जिम्मेदार रहे हैं वो भी इसी बात पे एम्फसाइज करते रहे। खुर्शीद शाह के स्टेटमेंट है, इवन चीफ मिनिस्टर की सिंध असेंबली के अंदर की स्पीच है कि साहब ये महाजिर, अपने आप को महाजिर क्यों करो। तो ये सवाल ये है कि ये क्यों कहा जाता है कि साहब आप अपने आप को महाजिर ना लो। फिर आप ये ध्यान में रखिएगा कि जिस वक्त MQM लंदन को एक तरफ कॉर्नर किया गया तो मुस्तफा कमाल साहब को जिस वक्त लाया गया PSP को, तो उन्होंने भी बात यही की कि साहब मैं जो है वो महाजिरों को और MQM के वजूद को खत्म कर दूंगा। राइट, तो ये 2016 के वो भी स्टेटमेंट मौजूद है। ये कहने का आरिफ अजीज आजाद कतई कलामी इस स्टेटमेंट की तो बात नहीं कर रहे आप मुस्तफा कमाल साहब की, ये जो मेरी स्क्रीन पर जी बिल्कुल सही है कि महाजिरों की कहानी बंद होनी चाहिए। मुख्तलिफ अखबारात ने मुख्तलिफ हेडिंग दी, एक नहीं है। खाली कराची में अलहदा बात की है, जो उन्होंने कोयटा में बात की है वो अलहदा है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि वो तो सवाल ये है कि ये MQM को खत्म करने आए थे और जो है महाजिर को खत्म करने आए थे, आज खुद MQM में बैठे तो क्यों बैठे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी पार्टी को खत्म करके इलेक्शन सर पे आया तो उसके साथ मर्ज हो गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा कंस्पायरेसी चल रही है कि जहां पर किसी भी तरीके से महाजिरों का जो वजूद है, महाजिर नाम का, उसको खत्म किया जाए। क्यों कि ये इलेक्शन का टाइम है और ये जो अभी गैर जमाती बुनियादों पर फोर्स किया जा रहा है पार्टीज को कि वो इलेक्शन लड़े, इसके ऊपर हम पॉलिटिकल सिनारियो में जाएंगे तो बात कहीं चली जाएगी। इसको हम अपने पार्ट 2 प्रोग्राम में, जैसे हमने आपसे डिस्कस किया, उसमें बात करेंगे। नादिर आपको मैंने हमारे प्रोग्राम की हेडिंग भी आपने देख ली होगी कि पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 हम आपके लिए जल्दी नशर करेंगे। उसमें हम पॉलिटिकल जो लोगों के व्यूज हैं और पॉलिटिकल क्या बातें उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नहीं, एविडेंसेस दूंगा मैं, उसमें एविडेंसेस दूंगा कि क्या होने जा रहा है, कि क्या चीजें हैं, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसे अनवर मकसूद साहब ने ये कहा कि साहब महाजिर जो है वो उनको अपने आप को महाजिर नहीं कहना चाहिए, अब वो महाजिर नहीं है। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि जो मक्के से मदीने गए थे सिर्फ वही महाजिर होते हैं। हाँ, तो जनाब अनवर मकसूद साहब, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है मेरे हाथ में। ठीक है, ये स्लेट की रिपोर्ट है जो इसको राइट पे कीजिएगा, दोबारा से दिखाइएगा जी स्क्रीन पर। जी जी, ठीक है, सही, बिल्कुल जी। ये उसका न्यूमरेशन फॉर्म है। ठीक है सर, जी जी, इस न्यूमरेशन फॉर्म में डिफाइन किया गया है कि महाजिर क्या है। तो इसका चार्ट नंबर 19A जब आप खोलेंगे तो उसमें कहा गया है कि महाजिर्स आर दोज हु हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान ऑन अकाउंट ACCOUNT ऑन अकाउंट ऑफ पार्टीशन। यहां ध्यान में रखिएगा, हम ये कह देते हैं डिवीजन ऑफ इंडिया, राइट? ये गलत है। आप मुझे किसी भी एक डॉक्यूमेंट में जो सरकारी डॉक्यूमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें लफ्ज डिवीजन इस्तेमाल हुआ, सब जगह लफ्ज इस्तेमाल होता है पार्टीशन। पार्टीशन इज समथिंग एल्स, डिवीजन इज समथिंग एल्स। पार्टीशन ऐसे जैसे आपने अपने घर में एक पार्टीशन कर लिया, किराए पे दे दिया आधा घर। अच्छा, पार्टीशन तो आपकी तो आपकी ओनरशिप अपनी जगह कायम रहती है। इसी तरीके से ब्रिटानिया ने, जो उसकी कॉमनवेल्थ है, उसने पार्टीशन किया है। पार्टीशन करके जो है वो पाकिस्तान दिया है, इंडिया का पार्टीशन। इसी तरीके से पाकिस्तान का पार्टीशन करके बांग्लादेश बना। इसी तरीके से जब आप देखेंगे पार्टीशन ऑफ फलस्तीन, तो ये सारी आपको जितनी भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ है या फ्रेंच की कॉमनवेल्थ है, ये सारे के सारे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कॉमनवेल्थ। तो मतलब वो इस्तेमाल करते हैं पार्टीशन। सारी जो है ये कॉमनवेल्थ क्लब का हिस्सा है। तो कहने का मकसद ये, हम जिसको कहते हैं ना सब हम आजाद हो गए, तो आजादी को समझने के लिए साहब पार्टीशन हुआ है तो मालिक तो अब भी अपनी जगह पर मौजूद है ना। इसीलिए आजादी का आजाद हुए, आजादी नहीं दी गई। इसीलिए हमारा जो आजादी का डॉक्यूमेंट है, जिसको हम कहते हैं आजादी का डॉक्यूमेंट, उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ पावर। तो हमको पावर ट्रांसफर की गई है। अब हमको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब
हमको जो है वो एक अलग जो है जगह दिखाई, क्योंकि मलका ने इंडोर्स किया तो ही आपको मुल्क बना ना, आपने कोई जंग लड़के तो नहीं बनाया। जी जी और इसी तरीके से सेपरेट किया तो वो जो मलका की फौज थी उसने डिवाइड करके कुछ फौज पाकिस्तान को दे दी और कुछ हिंदुस्तान में रही। इसी तरीके से बांग्लादेश बना तो ये पाकिस्तान की फौज डिवाइड हो गई। तो चौकीदार आपका चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या 51 कॉमनवेल्थ की स्टेट्स हो, चौकीदार सबके सब एक ही है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। ठीक, अब आते हैं जो आपने, हाँ, ये अब आपने नाज़रीन बात बड़ी की ना, कीमती बात कह रहे हैं। जो लोगों को एतराज होता है ना कि हमारी फौज या हमारे लोग, हमारे रखवाले, ये आरिफ सिद्दीकी साहब ने क्लियर कर दी बाय लॉ। आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में भी चीज़ें शामिल होती हैं। आरिफ सिद्दीकी साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें आखिरी का जो आपने सेंटेंस का है। जी देखिए बात यह है कि जब आप ये कहते हो आपकी जो फौज है ना, जी चाहे वो फौज इंडिया की है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश या ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की 51 स्टेट होगी, जी वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, उस मुल्क के अंडर, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है या यूनियन के अंडर नहीं है। सिर्फ ये है कि आप जैसे आप कहेंगे साहब के पाकिस्तान में फौज टेक ओवर कर लेती है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं करती। अब इसका जो डिफरेंस है वो ये है कि पाकिस्तान जब कायम हुआ तो इसको जो डोमिनियन स्टेटस मिला वो थ्रू बेलफोर डिक्लेरेशन मिला, और जब हिंदुस्तान को जो डोमिनियन स्टेटस मिला वो थ्रू स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर मिला, यानी जो कानूनी तौर से ना वो हिंदुस्तान को मिला। इसीलिए उनको हिंदुस्तान की फौज को अपनी कानूनी बंदिशों के अंदर रहना पड़ता है। बेलफोर्ड तो आजाद है, जो मलका ने कहा बस वही कानून है। और मैं तो अब अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात अपने तालिब इल्म जो देख रहे हैं, जो सहाफ़ी बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं और जो हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, ये उनके लिए बड़ा एक एक वर्ड जो है ना बड़ा कीमती है और उनकी रहनुमाई करेगा एक एक अल्फाज। जब भी हमारा मकसद होता है आरिफ सिद्दीकी साहब को अपने प्रोग्राम में लेकर आएँ और वो आपको मालूमात फराम करें कि हिस्ट्री क्या कहती है, क्योंकि हमेशा इनकी एक मुझे अच्छी बात लगती है कि कहते हैं किताबों से पढ़ें, ये गूगल करना छोड़ दीजिए। ये गूगल आपकी नॉलेज को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये आरिफ सिद्दीकी साहब की एक एक बात है, हीरे की तरह नायाब बातें, सुनिए और समझिए। जी आरिफ सिद्दीकी साहब। अब देखिए एक बड़ी आसानी से कह देते हैं आप इंडिया की बात करो कि साहब ये रॉ के एजेंट है, गद्दार हैं। अरे आपके जनरल वो असद दुर्रानी ने ये किताब लिखी, ये रॉ के चीफ के साथ मिलकर लिखी ना। जी जी इसकी तो ये मतलब पूरी किताब इसमें क्या कुछ बयान नहीं किया ना। तो कहने का मेरा ये है कि आपके फौज के सरबराह जनरल वो रॉ के चीफ के साथ मिल करके किताबें लिख रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई गद्दारी का निशान वो इल्जाम नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि दोनों फौजें चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की जी है तो वो मलका की मुलाजिम ना जी। और यहाँ आरिफ सिद्दीकी का कतई कलामी यहाँ कोई वाघा बॉर्डर की तरफ जाता है परेड देखने के लिए तो उसके जज्बात इतने जबरदस्त होते हैं कि उसका बस चलता है कि जितने भी इंडियन नजर आ रहे हैं सबको उड़ा दे आज, इतना जज्बाती होता है। और यहाँ किताब लिखी जा रही है। जी अगर ऐसा ना हो, ये सब ड्रामेबाजी ना करें तो फिर ये आवाम के बाद टैक्सेस कैसे लगाएं। पहले वही कश्मीर के ऊपर करके कहानी करते थे, तो मतलब वो आवाम पे टैक्सेस लगाने के लिए हिंदुस्तान को भी और पाकिस्तान को भी जवाब चाहिए ना। तो वो ये तमाम जितनी भी कोल्ड वार होती हैं सबके सब जवाब बनाया जाता है। अदरवाइज आपने जो 5 आपकी सुपर पावर है लीग ऑफ नेशन के चार्टर के तहत, कभी आपने उनकी अपनी सरजमीन पे जंग देखी है? कॉलोनीज में तो हो सकती है, अपनी सरजमीन पर नहीं हो सकती। अब मैं आपके सामने, अब जैसे वो पहले हम महाजर वाले इशू पे चले जाएं। अब देखें इसके अंदर जो बात ये मैंने आपको दिखाया, ये चार्ट यूनाइटेड नेशन का, ठीक है सर। तो इसके न्यूमेरिटेशन फॉर्म के अंदर वो ये क्या कह रहा है कि बंगाली साहब कौन है? बंगाली, चेटागानी, सिलट, चमकन, होजन और गुजरात, ठीक है। अच्छा इसका भी पार्ट है, ठीक है। अच्छा ये हो गई बंगाली। बात है आपकी पंजाबी के साथ गिनिएगा जरा, पंजाबी, मुल्तानी, लखानी, मालपुरी, देरावाली, जाफरी, कतनी, डोगरा, पहाड़ी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 9 जुबानें मिलकर के एक पंजाबी जुबान बनी है। 9 जुबानें? दोबारा से बोलिएगा आरिफ सिद्दीकी साहब। ये देखें, ये रिमिशन फॉर्म खोलिए, गूगल पे चले जाइए और जाकर के देखिए। मिलने के बाद एक जबान बनी है पंजाबी। ये
17 जमाने मिलकर एक पंजाबी नहीं, बनाई। नंबर न्यूमरेशन फॉर्म में 17वें नंबर पर डिफाइन किया इसको। 17वें नंबर पे डिफाइन किया जी। अच्छा, ठीक है। इसी तरीके से जो सिंधी है उसको डिफाइन किया 19 नंबर पे। ठीक है। उसके अंदर क्या कह रहे हैं, सिंधी जात की सराइकी जो आज कुछ सूबा मांग रहे हैं, लासी, तरीली, डचकी, कच्छी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जुबानें मिलकर के एक सिंधी जुबान बनी। 7 ठीक है। जबानें मिलके एक सिंधी जबान एक- बनी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जी जी। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप आ जाइए, उर्दू को कह रहे हैं उर्दू, हिंदुस्तानी, बी बिहारी, इफ अ पर्सन इज मुस्लिम। साथ ही क्या करें, इफ अ पर्सन इज मुस्लिम। ये कंडीशन किसी और के साथ नहीं लगी। यानी जब आप दो कौमी नजरिए की बात करते हो ना, तो दो कौमी नजरिए की रिक्वायरमेंट को अगर किसी ने पूरा किया तो वो सिर्फ और सिर्फ महाजिरों ने किया। महाजिरों ने किया। ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है, क्योंकि उसके साथ कंडीशन क्या लगी, इफ अ पर्सन इज मुस्लिम। इसी तरीके से जो हिंदुस्तानी है, हिंदी वाले के साथ क्या कंडीशन, हिंदी, हिंदुस्तानी, बिहारी, इफ इसकी सब क्लास है, इफ अ पर्सन इज नॉन मुस्लिम। ठीक है। इसी तरीके से आप पश्तो का दिखा, पश्तो, अफगानी, काबली एंड पठानी। ठीक है, 23 नंबर पे। इसी तरीके से बलोची का लिखा है, बलोची, मकरानी, मकरानी, कच्छी, जिसके भी 4 जुबानों के साथ है। आरिफ साहब, पठानों पता के साथ। कलामी, ये बताइए, ये पेजेस जो आपके पास हैं, अगर एक आम आदमी अगर देखना चाहे तो वो कहाँ देख सकता है? सर, E.H. स्लेट की यूनाइटेड नेशन का सेंसस कमिश्नर था, उसका नाम था E.H. स्लेट। जी जी। तो 1951 का, तो वो आप निकाल लें। इवन पाकिस्तान की जो सेंसस की जो 51 वाली, उसका चैप्टर नंबर 2 उठाया जी जी। वो, चैप्टर नंबर क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान के पूरे उसकी गारंटी था। वो अपने फुटनोट में लिखा है कि मैं सिर्फ अपने चैप्टर नंबर 2 की जो है उसके डेटा की गारंटी लेता हूँ। यानी वो भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट छाप प्रिंट कर रही है ना, उसकी गारंटी नहीं ले रहा, सिर्फ चैप्टर नंबर 2 की ले रहा है। आई सी। तो जी जी। हाँ, तो कहने का मकसद क्या है कि अनवर मकसूद साहब ने तो ये कह दिया साहब कि महाजिर क्या है। अब साहब मैं आता हूँ कि अगर महाजिर ना होते तो भाईजान मुझे ये बता दिए, ये वो ट्रीटी है। ठीक है। ये वो ट्रीटी है। ठीक है सर। जी जी। ये ट्रीटी आपके सामने रख रहा हूँ। जी ये जी। वो ट्रीटी क्या है, 8 अप्रैल 1950 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको लियाकत नेहरू पैक्ट कहते थे। ठीक है सर। ये लियाकत नेहरू पैक्ट क्यों जरूरत पड़ी थी इसको साइन करने की, क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ लैंड एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड है। यानी जो आ रहे थे उनके लिए लैंड और पॉपुलेशन, खाली जमीन का झगड़ा नहीं, लैंड एंड पॉपुलेशन, उन दोनों को गारंटी कर रहा है कि साहब ये चीजें इनको प्रोवाइड करनी है। महाजिरों को जमीन देनी है एक्सचेंज में, और यहां से हिंदू जो जाएगा उसको वहां देनी है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर वो महाजिरों को बात, मिली भी नहीं, वो महाजिरों को मिली भी नहीं, कब्जा हुए में उस पर उसमें जो भी कुछ हुआ, कब्जे किए हुए। मगर हम ऑफिशियल बात कर रहे हैं ना। देखिए, ये इंडियन ट्रीटी सीरीज में बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, अब आ जाइए, ये इंडियन ट्रीटी सीरीज जो है, ये साहब वहां हमने जो रिकॉर्ड पे इसको, ये यूनाइटेड नेशन ने इसको रजिस्टर किया। ठीक है सर। जी जी। अभी यूनाइटेड नेशन ट्रीटी रजिस्टर्ड है, नोट कर लिया अपने पास। ये है यूनाइटेड नेशन ट्रीटी सीरीज नंबर 1733। ठीक है। ये आप जाइएगा, उसको जाकर के यूनाइटेड नेशन का रिकॉर्ड लगा लें, और यूएन ट्रीटी सीरीज नंबर 1733 वॉल्यूम नंबर 131। ठीक है। एग्रीमेंट साइन इन न्यू दिल्ली, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 8 अप्रैल 1950। ठीक है। रजिस्टर्ड बाय पाकिस्तान ऑन 12 मई 1952। ठीक है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में इसको रजिस्टर करा। अब ये जो सिग्नेचर वगैरह साइन किए, ये मैंने सब आपको बता दिया। अब यहाँ ध्यान में बात रखिएगा, ये 1950 का एग्रीमेंट है, और पाकिस्तान रिपब्लिक मुल्क बना है 23 मार्च 1956। पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन। उस वक्त तो ये जो ट्रीटी, मुल्क नहीं था। जी जी, बिल्कुल। हाँ, यानी 1947 में पाकिस्तान बन गया। ये ट्रीटी जो होता है, ये ट्रीटी तैयार हो रही है कब, 1950 में, 8 अप्रैल में, राइट। यानी ये इसको डॉक्यूमेंट को कर रहा है गवर्नमेंट, यानी कॉमनवेल्थ, इसको कॉमनवेल्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कॉमनवेल्थ इसको गारंटी कर, इसका गारंटर है। ठीक है सर। जी जी। तो ये कॉमनवेल्थ जब इसको गारंटी कर रही है, तो वो गारंटी के बाद मुझे आप ये समझाओ कि इस ट्रीटी को आप कैसे डिनाई कर सकते हो कि महाजिर अपने क्लेम जो है वो नहीं ले सकते।
और यहाँ से हिजरत करके, और आप पाबंद नहीं हो महाजरों को वो जमीन प्रोवाइड करने के लिए। और अगर ऐसा मैं गलत कर रहा हूं तो ये 2015 में आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों फैसला किया कि एबीपी लैंड जो है वो किसी महाजर के अलावा किसी और को अलॉट नहीं हो सकती, ना उसको गवर्नमेंट कर सकती है, ना स्टेट कर सकती है, यानी फौज भी नहीं कर सकती, ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना स्टेट कर सकती है, ना कोई और इदारा कर सकता है, मां सवाए एवोकी ट्रस्ट, एवोकी जो कम्युनिटी बोर्ड है उसके। ये आपके सुप्रीम कोर्ट का 2015 का फैसला है। 2015 का फैसला, सही। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि ये तमाम चीजें जब आप इग्नोर करोगे तो अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि ट्रीटी की अहमियत क्या है। सर, एक कहलाता है मॉन्टीवीडो, MONTEVRIDEO कन्वेंशन, CONVENTION। ठीक है, ये है लीग ऑफ नेशन का चार्टर का हिस्सा। ठीक है, लीग ऑफ नेशन, राइट। ये जो चार्टर है ये स्टेटहुड के बारे में कहता है कि रियासत के क्या क्या फराइज हैं, कि वो किन किन हकूक को जो है वो मुहैया करने की सिटीजन को, अपने सिटीजन को पाबंद है। ठीक है, ये मॉन्टीवीगो जो डिसीजन हुआ लीग ऑफ नेशन के चार्टर के तहत, ये 26 दिसंबर 1933 की डेट है इस पर। ठीक है सर, 26 दिसंबर 1933 की है ये, आप उसमें देखिएगा तो आपको ये रहा मॉन्टीवीगो। ठीक है, ये इसकी डिटेल देखिए आप, ये डिटेल इसमें लिखा है जनवरी 8 1936 को जो है ये लीग ऑफ नेशन के उसका लीग ऑफ नेशन के चार्टर का हिस्सा बना, और ये मॉन्टीवीगो जो एग्रीमेंट साइन हुआ 26 दिसंबर 1933। ठीक है सर, तो ये मैं अपने पास से नहीं करा, ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये ऑन डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्डेड मौजूद है सारी चीजें, ऑन डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड मौजूद। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट ये क्या कह रहा है? ये डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि साहब जब ट्रीटी साइन होती है ना, जी जी, तो ट्रीटी जो है वो अबव द लॉ ऑफ द लैंड है, यानी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ऊपर ये ट्रीटी जो है, इसके जो 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 शिक्के तय हुई है वो पाकिस्तान के लॉ ऑफ लैंड को सुपरसीड करेगा। यानी और फिर उसके आगे लिखा उसने कि जजेस जो है वो पाबंद है इस ट्रीटी को सुपरसीड कराने के। ओहो, जज भी पाबंद है, वाह यस, जबरदस्त। जुडिशरी पाबंद है इसकी, राइट। तो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन और जो ममालिक दुनिया में बनते हैं ना, तो ये सब के सब ट्रीटीज के तहत बनते हैं, साइन होता है तो उसके बाद कहानी बनती है। तो अब जो अनवर मकसूद साहब जो कह रहे थे कि भैया महाजरीन जो है वो अपने आप को महाजर ना कहे, अब आइए, बल्कि वो कह रहे हैं कि सिंधी हैं, उर्दू बोलने वाले भी। सर, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। वो उन्होंने ये जो जुमला कहा है ना, ये जो आपकी अपने अदालत, अपना असेंबली के अंदर ये जो बिल पास किए लोगों ने कि साहब वो उर्दू जुबान को खत्म कर दो और सारा कुछ, और लैंग्वेज बिल वगैरह जो पास किया, तो देखिए लैंग्वेज की बात आप करते हैं ना, तो इसका भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं आपको। जी जी, देखिए ये पंजाबी जुबान का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे ना, कहां से शुरू हुई हो, जी जी, तो ये कहलाती है हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा के अंदर जहां से इसकी बुनियाद हुई थी, ये अपा हारम शाह कहलाता है, APHABHRAMSHA, 7th सेंचुरी की बात है। तो उस वक्त ये पंजाबी नहीं कहलाती थी, ये कहलाती है अपा हारम। ठीक है, इसी तरीके से बंगाली जो है वो डेवलप फ्रॉम आरिफ साहब, आपने भी कहा कि अगर ये उर्दू को बात करेंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाए, वो जरा कंटिन्यू वो करता हूँ मैं पहले जरा 1 मिनट दे दे। इसी तरीके से बंगाली जो हुई अर्दुआ मगादी से शुरू हुई, पश्तो शुरू हुई जो कंधार से, कंधार हलमंद से, राइट। बलोची शुरू हुई पार से। ठीक है, ये 200 साल पुरानी बात है। उर्दू का डेवलपमेंट जो हुआ वो दिल्ली से हुआ 12th सेंचुरी से। ठीक है, आपकी जो सिंधी की जुबान आप बात कर रहे हो, तो भाईजान ये सिंधी जिसको आप कह रहे हो कि सारी ये हमारी जुबान है, ये तो मुंजो डारो से ताल्लुक रखती थी भाईजान, उस वक्त ये सिंधी कहाँ थी। तो आपने तो सिंधी को जो, अगर आपने खुद अपने हाथ से किया ना,
तो आपने जो सिंध असेंबली से सिंधी लैंग्वेज का बिल पास किया, वो तो आपने 3 जुलाई 1973 को किया, 72 को। जी जी तो इसका मतलब आप खुद कर रहे हैं ना कि 3 जुलाई 1972 से पहले सिंधी जो है वो जुबान नहीं थी आपकी। आपने बिल पास किया तो ये हुई ना, अदरवाइज तो जो जी तो उसी में जाओगे ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये कह देना तो बहुत आसान है। आ जाइए साहब, आप आ गए, ठीक है। जी जी कि अनवर मसूद साहब, जरा आप भी, ठीक है मैं बहुत छोटा सा स्टूडेंट हूँ, मगर जिस किसी को मुझसे मुबाहिसा करना है, जहां करना है कर ले, वाह महाजिर कौम के हवाले से जहां चाहे कर ले आप। तो जनाबे वाला, अगर ये महाजिर कौम पाकिस्तान हिजरत करके ना आती तो ये मुल्क कभी भी पाकिस्तान वजूद में आता ही नहीं। आप ये जो कह रहे हैं ना महाजिर लफ्ज को भूल जाओ, आप मालूम है क्या बात कर रहे हैं? आप मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं सर। ये तो क्यों कर रहे हैं? संगीन मामला हो साबित सकता करता है हूं। आरिफ सिद्दीकी साहब। ये तो बहुत आगे तक बात चली जाएगी। और वो कह रहे हैं कि सिंधी उर्दू स्पीकिंग, ये दो लफ्ज बड़े अजीब मेरी समझ से बाहर हुए कि उन्होंने कहा हम सिंधी उर्दू स्पीकिंग है। तो समझ से बाहर बात हुई, क्योंकि हमारे घर में तो दूर दूर तक कहीं सिंधी बोली ही नहीं जाती। जी सर बात यह है कि देखिए, दुनिया का सबसे पहले जो बंटवारा हुआ ना सर, जी जी वो ये पार्टीशन हुआ। पार्टीशन लफ्ज कह रहा हूं, बंटवारे से डिवीजन नहीं कहेगा। जी जी वो हुआ 1494 में, यानी 1494 की बात हो रही है। आज से तकरीबन 900 साल पहले, 800 950, ठीक है। और ये उस ट्रीटी का नाम है, ये ट्रीटी कहलाती है ट्रीटी ऑफ टॉर्टिलाज, राइट। ट्रीटी ऑफ, चेक अपने उसमें गूगल में देखिएगा, ट्रीटी ऑफ TORDESILLAS, ठीक है। ट्रीटीज ऑफ टॉर्टिलाज, ये 7 जून 1994 को साइन हुई। 1494 को, सॉरी नॉट 1994, 1494, ठीक है। 14वीं सदी की बात हो रही है। इस ट्रीटी के तहत दुनिया को 2 हिस्सों में पार्टीशन किया गया, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ईस्ट हिस्सा जो था उसको हिंदुस्तान, जो उसको पुर्तगीज को दे दिया गया, जी जी जिसमें इंडिया, ठीक है। और वेस्ट स्पेन को दे दिया गया, ठीक है, यानी अमेरिकन साइड। जी जी यहां इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि इस ट्रीटी से पहले जब हमारी ईस्ट इंडिया वहां पहुंची है, तो ये इंडिया नाम जो है ना, ये हिंदुस्तानियों का पहले ये हिंदुस्तान या भारत कहलाता था। ये इंडिया जो नाम दिया है ना, ये इस ट्रीटी के तहत मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि उसके 2 विंग थे। हाँ जब ही मिला ये वर्ड इंडिया। अच्छा हाँ, वो ईस्ट इंडियन कंपनी थी ना, तो उसके 2 विंग थे। उसका एक विंग ईस्ट था, दूसरा वेस्ट था। तो वेस्ट वाली वेस्ट इंडीज कहलाती थी। इसी तरीके से जो काले यहाँ रहते थे, जो पुराने नेटिव्स थे, जिनको सरूकीज कहते हैं, तो उनको नाम दिया गया यहाँ पर रेड इंडियन। हम ईस्ट इंडियन है, ये रेड इंडियन है। मगर ये नाम हमारी अपनी उससे नहीं मिला है, इनहेरिटेंस से, ये इनके दिए में नाम है। Yes. ये नादरीन और आप गौर से सुन ले, ये नाम कहीं से चुने नहीं गए थे। जैसे नहीं होता कि एक आदमी कहता भाई ये झंडा तो मैंने सिया था, ये नाम तो मैंने रखा था, बच्चा पैदा होता है नाम रख ले। ये नाम पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है पहले से। हाँ, इंटरनेशनल सेटअप है ये। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो महाजिर पे आता हूँ ना मैं यहाँ से, ताकि आपको क्लियर कर दूं, बातें समझ में आ जाए। जी जी ना सर, आपको किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, कोई मसला नहीं है। तो कहने का मकसद ये भाई, यहाँ कॉन्टिनेंट्स को नाम ट्रीटीज के तहत दिए गए। आप कौमों की बात, आप महाजिर कौम की बात करो सर, कोई वजह है ना जो नाम इसको जो दिया, इंडिया दिया, तो क्यों नहीं दिया? अगर रेड को नाम तो क्यों नहीं दिया? गोरा फुल स्टॉप कॉमा लगाने से पहले 10 दफा सोचता है, और 200 साल आगे की सोचता है। तो जनाबे वाला, ये ट्रीटी ऑफ टॉर्टिलाज पढ़ ले। और मजे की बात बताऊंगा, ये ट्रीटी की बात है, कह देंगे 1000 साल पहले। भाईजान, ये ट्रीटी ऑफ टॉर्टिलाज अमेंडमेंट के साथ रीवैलिडेट हुई है। कब? 1996 में। 1996 में? अच्छा, सॉरी ये देखिए,
ट्रीटी ऑफ इसको, ये दोबारा हो गया 16 नवंबर 1994 को 1992 को 16 नवंबर, अच्छा जी, एंड 16 नवंबर 1994 94 94 अच्छा सही, ठीक। ये मैंने क्या अभी लिखा है। हम्म तो 1000 साल पुरानी ट्रीटी अगर खत्म हो जाती है तो भाई क्या है। हम्म अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये दुनिया 200 में उन्होंने कर दिया, तो उसके बाद जो यूरोप था उसने शोर शराबा किया, उसमें फ्रांस, हम्म बर्तानिया और जर्मनी ने उन्होंने तो खाली 2 कॉलोनी सारी वर्ल्ड दे दी गई, सारा ओशन तो उनका कब्जा है, यानी पुर्तगाल और यहाँ पे कब्जा हो गया था। जी जी, और इस मजे की बात है, इस ट्रीटी को जो वैलिडेट किया था ना, हम्म ट्रीटी लिख के, ये तो वो चर्च ऑफ रोम ने किया था, उस पाप ने, हम्म उसने ऑथोराइज किया था। अब यहाँ से क्या होता है कि जब ये मतलब बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी ये कहते हैं कि नहीं, इनकी डोमिनेशन होगी, हम इसको नहीं मानते, तो उसके बाद ये होता है कि फिर एक और ट्रीटी साइन होती है, वो ट्रीटी कहलाती है ट्रीटी ऑफ वेस्टफिली, ट्रीटी ऑफ वेस्टफिली। वेस्टफिली, जी जी, हाँ, तो उसका भी आवाज तो वो देता हूँ, अभी निकाल देता हूँ। ट्रीटी ऑफ वेस्टफिली वो 1668 में गालिब है, वो 16 होती है। जी जी, तो उस ट्रीटी क्या होता है, ये यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, ये उसको कुछ हिस्सा बर्तानिया को दे दिया जाता है, कुछ फ्रांस को दे दिया जाता है, और जर्मन आपस में यूरोप को बंटवारा जाता है। तो ये जो प्रोटेस्ट होता है ना 1668 में, जो ये ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफिली कहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जब प्रोटेस्ट हुआ ना, इन्होंने कहा हम नहीं मानते, तो वो जो क्रिश्चियनिटी, आरिफ सिद्दीकी साहब, थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा दोबारा से बात कहिएगा, थोड़ी माजरत जी। जी, मतलब जो फिरका है ना, दो हिस्सों में जो डिवाइड, एक है कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। जी जी, तो वो प्रोटेस्टेंट फिरका जो है ना, वो यहाँ से 1668 ट्रीटी ऑफ वेस्टफिली से शुरू हुआ है। अच्छा अच्छा, तो ये सही। ट्रीटीज की वो बता रहा हूँ मैं आपको कि अहमियत क्या है, अहमियत ये क्या है? हाँ, ये कोई मामूली चीज नहीं है, अगर कोई समझ रहा है कि ये मामूली चीज नहीं है। आरिफ सिद्दीकी साहब, क्या मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या ये जबरन ऐसे स्टेटमेंट कहलवाए जाते हैं हर थोड़े अरसे बाद महाजिरों पर ही एक हमने कमर टू कहते हैं ना कि नजला सिर्फ महाजिरों पर ही गिरता है, कि लफ्ज महाजिर बड़ा चुभता है, ये कहा सामने जाता है, आ कहलवाया रहा हूँ। जाता है, जबरन कहा जाता है या मजबूरन? क्योंकि देखिए, मैं एक अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात कह रहा हूँ कि अनवर मकसूद साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि एदी साहब पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे, मरूम अल्लाह उनको यानी कि रहमत अता फरमाए। तो इसी तरह एक प्रोग्राम में अनवर मकसूद साहब ने कहा कि मुझे कहा जाता है कि मुल्क छोड़ के चले जाऊँ। मैं 84 साल के करीब हूँ माशाल्लाह, उनकी अल्लाह ताला उनको और इज्जत और मैं कहूँगा उम्र दे और सेहतियाब रखे, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा असासा है। उन्होंने भी कहा कि मुझे कहा जा रहा है तो मैं इस उम्र में कहाँ मुल्क छोड़ के जाऊँगा। क्या ये जबरदस्ती तंग किया जाता है? एक प्रोग्राम ने उन्होंने, मैं भी आपको नाज़रीन वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने आपकी आवाज में खटराहट आ रही है जी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है आपकी। अच्छा जी जी, तो बात सही है जी जी। दूसरी बात ये कहूँगा, वो ये आरिफ सिद्दीकी साहब आपके मेरे ख्याल में एयर पीस का थोड़ा सा मसला हो रहा है, उसकी वजह से। दूसरी बात ये अहम बता रहा हूँ नाजरीन कि वो वीडियो भी मैं दिखाऊंगा जिसमें अनवर मकसूद साहब ने सिंधियों का नाम लिया और कहा कि वो माफ़ करा देते हैं अपने जो वो होते हैं कर्जे जो होते हैं, वो आसिफ जरदारी साहब का नाम लिया उन्होंने उसमें, उसके बाद उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। मैं वो क्लिप भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा अपने प्रोग्राम में। जी आरिफ सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे इस बारे में कि ये बाय फोर्स करवाया जाता है? अब ये कि महाजिर कौम में से महाजिर एक आदमी को लेकर आके खड़ा कर दिया जाता है, क्या क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या सिर्फ महाजिर लफ्ज़ पर या महाजिर कौम पर ये सारे नज़ले क्यों गिर रहे हैं? जी आरिफ साहब की ज़रा थोड़ा सा शुरू में भी हमें नाज़रीन प्रॉब्लम था थोड़ा सा वॉइस का, माजरत, वो अभी थोड़े से अपने सिस्टम को थोड़ा सा सही कर लें, ये क्योंकि प्रोग्राम लाइव जा रहा है। और मैं इन द मीन टाइम आपको अनवर मकसूद साहब का वो जिसमें उन्होंने माजरत भी की थी वो मैं अगले प्रोग्राम में दिखाऊंगा इस स्टेटमेंट के बाद। और आप ये देखिए एक क्लिप जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग किस तरह
कर्जे माफ़ करा लेते हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। सुनिए, मैं इन द मीन टाइम आरिफ सिद्दीकी साहब अपने एयर पीस का थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है उनका, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो मैं आप ये ज़रा देखिए जी। आप क्या करते हैं साईं? मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ और अली नवाज चांडा को खूब गालियां देता हूँ। घर का खर्चा कैसे चलता है? अल्लाह भला करे पीपल्स पार्टी का। जब भी पावर में आती है साईं, बैंक से लोन मिल जाता है। भुट्टो के ज़माने में नेशनल बैंक से मिल गया, बेनज़ीर के ज़माने में यूबीएल से मिल गया। यूबीएल का कर्जा वापस कर दिया, वो भी अली नवाज चांडे को मिला था साईं, वापस करना भूल गया। बेनज़ीर की छुट्टी हो गई, अली नवाज चांडे मर गए। मीरपुर खास में एक और मज़ार बन गया। मार्बल की तख्ती लग गई, अली नवाज चांडे मरहूम। दोबारा बेनज़ीर पावर में आई, मुस्लिम कमर्शियल से कर्जा मिल गया, वो चली गई। अली नवाज चांडे उसके गम में फिर मर गया। सक्खर में एक मज़ार बन गया, अली नवाज चांडे मरहूम। फिर आसिफ जरदारी पावर में आया, अलाइड बैंक से 6 करोड़ कर्जा मिल गया। तो नाज़रीन, ये वो क्लिप था जो ये इन्होंने क्योंकि अनवर मकसूद साहब बहुत बड़े लेजेंड है, तंज़ मज़ा के हवाले से पहचाने जाते हैं, बड़ा खूबसूरत तंज़ मज़ा के हवाले से लिखते हैं और लोग उनको सुनते हैं। उन्होंने हमारी आर्मी क्या हो, हमारे पॉलिटिशियंस क्या हो और हमारी जो सिस्टम है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की, लोगों को अवेयरनेस दी। और इस प्रोग्राम को करने के बाद जब उन्होंने नाम लिया कि किस तरह करोड़ों रुपए मुख्तलिफ नामों से लिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं, फिर वो अचानक दोबारा आ जाते हैं, फिर दोबारा ले लेते हैं। ये प्रोग्राम करने के बाद उनको इतना तंग किया गया, इतना किया। ये तौसीफ सिद्दीकी था, मेरा फेसबुक आप उन दिनों का उठा के देख लीजिए, जिसमें मैंने सबसे पहले उनके लिए आवाज़ उठाई थी कि अनवर मकसूद साहब को तंग किया जा रहा है और पूरी महाजिर कौम अनवर मकसूद साहब के साथ खड़ी हुई है। एक वर्ड होता है, हमेशा लोग कह देते हैं कि यार अगर तुम्हारी कोई लड़ाई हो जाए ना, तुम मुझे पीछे नहीं पाओगे। ये पीछे नहीं पाओ का मतलब होता है पीछे होंगे ही नहीं। तौसीफ सिद्दीकी साथ खड़ा होता और मैंने आवाज़ उठाई थी उनके लिए। और आज जब उनसे कहा जा रहा है कि आप महाजिर के लिए इस तरह के अल्फाज अदा करें, न जाने उनको बाय फोर्स कहा गया या उनका अपना पर्सनल बयान है ये, तो मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा कि अनवर मकसूद साहब थोड़ी सी नज़र षानी करें अपने इस बयान पर, क्योंकि इससे बहुत सारे नहीं लाखों करोड़ों महाजिरों की दिल आज़ारी हुई है इस अल्फाज से। माजी में मुख्तलिफ कौमियत के लोग महाजिरों को भूखा नंगा कह चुके हैं, लुटे पिटे आए, फिर उनको बताई तारीख के किस तरह महाजिर पाकिस्तान बना के लेकर आए, तुम्हें दिया है, तुम तो सो रहे थे, तुम्हें तो कुछ पता नहीं, तुम्हें तो आज़ादी भी दी गई और तुम्हें किस तरह पता चला कि ये मुल्क किस तरह बना, किन 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 मुसीबतों से बना। अगर उर्दू नहीं लेकर आते साथ और अगर उर्दू नहीं होती तो पाकिस्तान अभी आरिफ सिद्दीकी साहब ने कहा है। आरिफ सिद्दीकी साहब दोबारा से हमारे राब्ता बहाल हो रहा है उनसे नाजरीन, क्योंकि कुछ उनके सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी और आरिफ सिद्दीकी साहब दोबारा हमारे दरमियान में। जी आरिफ सिद्दीकी साहब, मैंने इन द मीन टाइम अनवर मकसूद साहब का एक क्लिप भी लगाया था जिसमें उन्होंने माजरत की, एक सिंधी वडेरे बन के उन्होंने इंटरव्यू किया था। जी जी, आपने देखिए। तो अब हमारी जो गुफ्तगू थी आरिफ सिद्दीकी साहब, वहीं से शुरू करते हैं कि अब ये हमने देख लिया कि हमारी कौम से ही एक बंदा ला के खड़ा कर दिया कि लाओ भाई अब तुम महाजिरों को तुम भी ख़त्म करो। तो ये फिर मैंने शुरू में जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी एक स्टेटमेंट उन्होंने कही, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी एमकेएम के लिए भी कहे अल्फाज और फिर महाजिर के लिए भी कहा उन्होंने। तो फिर आप ये क्या, क्यों ऐसा किया जाता है कि क्यों नज़ला गया, क्या महाजिर कोई कौम नहीं है? मेरा सवाल ये है कि कोई कौम नहीं है क्या? ये ज़बरदस्ती बनाई गई है, जिद बहस पे बनाई गई, जिस तरह इंडिया में 2 बनाए दी गई स्टेट्स के जोर ज़बरदस्ती पे, जिस तरह कहते हैं कि सूबा बन जाएगा, सूबा कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल ही नहीं है भाई, कैसे 5वां सूबा बन जाएगा आपका? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए आप जो अब हमारा केस शुरू होता है, अभी तक तो मैंने आपको रेफरेंस किया, ठीक है जी जी जी। अब मैं मतलब हमारी देखिए, कभी इनसे ये पूछिए कि आखिर क्या मजबूरी थी जब 1930 के अंदर अल्लामा इकबाल ने 2 नेशन थ्योरी की बात की और 1 साल पहले कायदे आज़म जबकि 14 नुकात में कह रहे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिटीज का। जी। तो ऐसा क्या हुआ कि जो है वो कायदे आज़म को, वो अल्लामा इकबाल को 2 लफ्ज नेशन इस्तेमाल करना पड़ा कम्युनिटी की जगह? वजह क्या है कि कम्युनिटीज मुल्क नहीं बना सकती, नेशन मुल्क बनाती है और नेशन बनाने के लिए आपको खित्ते की एक पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन चाहिए होती है। अभी ये इतने यूगोस्लाविया पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये रशिया हुआ, ये ईस्ट टाइमोर उठा करके देख ले, आप देखो उठा करके उसके अंदर ऐसा है या नहीं है? एक जुबान बोलने वाला, एक जुबान बोलने वाली कौम चाहिए।
मेजोरिटी में, ठीक। जी तो एक्चुअली जो पाकिस्तान को बनाने की फॉर्मेशन अगर आप देखें ना, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट क्या करा, मुस्लिम लीग बन रही है आपकी बंगाल में, ठीक है। 1930 से लेकर के 1933 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, उनकी कार्रवाई पढ़ लीजिए आप। तो मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी जाती है 1913 के अंदर, साहब 1906 में मशरक़ी पाकिस्तान में, जी जी और उसके बाद जो है वो आन करके वो हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हिसाब से चलती है, ठीक है। हम्म इसी तरीके से 1940 की जो रेजोल्यूशन पास करते हैं तो वो कौन कर रहा है, मशरक़ी पाकिस्तान का वजीर आजम जो था वो कर रहा है, चीफ मिनिस्टर। 1940 की पाकिस्तान, इस पाकिस्तान वाले रेजोल्यूशन में क्या लिखा है, 23 मार्च 1940 की लाहौर वाली रेजोल्यूशन में लफ्ज यूनिट इस्तेमाल किया गया। यूनिट तो जब यूनिट्स, तो इसके ऊपर जो है बाउंड्री कमीशन ने इतराज किया कि साहब आपने ये लफ्ज यूनिट्स इस्तेमाल किया है, तो ये तो जो पॉपुलेशन है मुसलमानों की वो तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो आपको जो 27% पॉपुलेशन चाहिए बर्रे सगीर की ब्रिटिश इंडिया की, तो वो आपके पास बनती नहीं है। क्यों कि मशरक़ी पाकिस्तान जो थी उसको उठा लो और मगरबी पाकिस्तान की उठा लो, तो ये टोटल मिलाकर के कुछ 6.5-7 करोड़ के करीब बन रही थी। तो इसमें शॉर्टफॉल था 22 करोड़। तो वो 22 करोड़ का जो पॉपुलेशन का शॉर्टफॉल है वो महाजिरों ने हिज्जत का, ये महाजिर नाम हमने नहीं लिया, ये महाजिर नाम हमको यूनाइटेड नेशन ने दिया भाई सुन ले ये गौर से, जो हमने नहीं बहुत दिया। इतराज होता है, और ये जो तालिब इल्म जो सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, ये हमने नहीं दिया, यूनाइटेड नेशन ने दिया है नाम। हाँ, पूरा डिफाइन किया उसने भाई, ये सिलेक्ट के पूरे चैप्टर है, पूरा डिफाइन किया है कि महाजिर्स आर दोज हु हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान ऑन अकाउंट ऑफ ACCOUNT, यानी गिनती करके लाया गया है। अब आपको बताता हूँ कि जब ये 1940 की रेजोल्यूशन हुई तो उस पर कहा गया कि साहब ये यूनिट्स जो है ये इसको आप सिंगुलर करो, यूनिट करो। तो फिर उसके बाद 1943 के अंदर दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का दोबारा सेशन हुआ, और उसके बाद लफ्ज यूनिट्स को यूनिट किया, यानी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों ही। तो वो जो पाकिस्तान में 1955 में 1 यूनिट बना था ना, वो बनाया ही इसलिए गया था कि दोनों की पॉपुलेशन को एक जगह करनी थी। तो यहाँ ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमारी जो माइग्रेशन है ना माजरों की, जी जी वो 1955 तक अलाउ की गई थी, इस ध्यान में रखिएगा बात। जबकि वैसे उन्होंने 51 में जब ये इसका जब काउंटिंग हुई 51 की 28 फरवरी 1951 की स्लेट की, तो उसमें जो शॉर्टफॉल था उस वक्त तक महाजिर पूरे नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा ये शॉर्टफॉल पूरा करो। तो इसलिए फिर वो महाजरीन जो है वो सिंध के पार पार करके बॉर्डर से आने शुरू किए, और वहां वो थ्रू परमिट आते हैं। तो अगर वो महाजरीन हिजरत करके ना आते, इस हिजरत में 9 साल लगे, पाकिस्तान 9 साल बाद 23 मार्च 1956 को रिपब्लिक बनाए, जबकि हिंदुस्तान अलग हुआ अगले साल रिपब्लिक बन गया, बांग्लादेश आपसे अलग हुआ वो 1 साल में बन गया। तो आपको 9 साल क्यों लगे? इसलिए कि जब तक आपकी वो पॉपुलेशन पूरी नहीं हुई आप रिपब्लिक बन नहीं सकते थे। आज तक इजराइल रिपब्लिक नहीं है, इजराइल का अपना आइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास इजराइल के बाद अपनी आबादी पूरी नहीं है। अनवर मकसूद साहब ने बात की थी, ये तो बड़ा सीरियस, बड़ा ये तो कानूनी चीजें शुरू हो जाएंगी अगर इस तरह की बात अगर की जाएगी, तो कि महाजिर को खत्म कर दिया जाए, कोई लफ्ज ही नहीं है, ये तो बड़ा सीरियस मामला है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना, महाजिरों के साथ और बंगालियों के साथ जाती स्पेसिफिक तरीके से की गई कि वहां उनके साथ किया कि वो अल्लाह ताला। उसके बाद हमारे पीछे पड़े हुए, पहले अयूब खान आए 303 की लिस्ट निकाली, वो महाजिरों को निकाल के बाहर कर दिया, फिर वो टोटल निकाल के तकरीबन 2900 ब्यूरोक्रेट थे। मजे की बात क्या है, वो ब्यूरोक्रेट्स को जिन महाजिरों को निकाला करप्शन के इल्जाम पे, तो वो जो ऑर्डिनेंस उठा के देखेंगे ना, उस ऑर्डिनेंस में क्या करें कि इट सीम्स लाइक कि देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई है, उनकी अर्निंग से, इट सीम्स लाइक दे आर करप्ट, सीम्स लाइक, चार्ज नहीं है। अच्छा फिर मजे की बात, उसकी क्लास 4 क्या करिए कि साहब इनका कोई भी शख्स जो है ना किसी अदालत में जा सकता है, ना किसी ट्रिब्यूनल में जा सकता है, अपील ही नहीं कर सकता। अगर आपने उनको करप्शन के चार्जेस पे निकाला था और वो करते,
तो अपील का राइट उनसे कैसे छीन लिया था आपने भाई? तो 1958 के ऑर्डिनेंस के तहत निकाल कर सबको बाहर किया, यही भुट्टो ने किया, ये नहीं किया। तो ये सब के सब मेरी नजर में ये चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान रहे, कायम रहे। अदरवाइज ये उठा करके कोटा सिस्टम आप देखो, अगर इंटीरियर में तुमने करना तो पूरे पाकिस्तान में लागू करते हैं, नहीं किया। जी जी, जैसे Specific- लियाकत अली खान साहब के मुतालिक कहा जाता है, नादरीन अपने प्रोग्राम के तवज्जो से एक और बात भी नोट कर लीजिए, महाजिरों पे कोट की जाती है बात कि लियाकत अली खान वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले कोटा सिस्टम लगाया, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान पे लगाया था, ना कि सिर्फ एक कौम पे लगाया था उन्होंने। ये नोट कर लीजिए बात अपनी। जी हाँ, देखिए लियाकत अली खान के हवाले से ये बात कहते हैं कि साहब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की वजह से जो है वो कराची को तरक्की देना चाहते थे। तो ये भी सुन लो भाईजान, एक किताब उसका नाम है बेतेग सिपाही, ठीक है ना। उस किताब में जो लालपुर के जो सरदार थे उन्होंने ऑफर की लियाकत अली खान को, पूरे लालपुर की बात हो रही है जो फैसलाबाद है, कि आप ये पूरी की पूरी जमीन मुझसे ले लो और आपकी जो वहां हिंदुस्तान में जमीन है उस एक गांव की जमीन मुझे दे दो। एक गांव की मांग, पूरी नहीं मांग रहा था। तो लियाकत अली खान ने कहा कि जिस वक्त तक आखिरी महाजिर को भी यहाँ पाकिस्तान में क्लेम नहीं मिल जाता, मैं उस वक्त तक अपना क्लेम दाखिल नहीं करूंगा। तो लियाकत अली खान ने अपना क्लेम दाखिल नहीं किया, जो बर्र शगीर का सबसे बड़ा जागीरदार। तो भैया उसको कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी होती तो वो तो फैसलाबाद में तो कोई मसला नहीं था। हम टॉपिक से हट जाएंगे तो हम माजिरों की बात कर रहे थे। जी जी, तो कहने का मतलब ये कि साहब एक सवाल आप जहन में रेज हुआ है, लेट्स सी के महाजिरों को बहुत कुछ क्या सलावात से नवाजा जाता है कि ये मक्कड़ आ गए, ये भूखे नंगे आ गए, ये पता नहीं कहाँ से आ गए, मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया, हमने इनको पनाह दी, इनके पास था ही क्या, ये तो बिल्कुल ही कुछ इनके पास था ही नहीं, हालांकि हमारी ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, महाजिर एक बुरी कौम है, इनसे ज़्यादा बुरे कुछ है नहीं। अगर पाकिस्तान के सिस्टम से, पाकिस्तान के वजूद से अगर हम महाजिरों को आज हटा देते हैं और कहा ये भी आता है कब तक महाजिर बने रहोगे भाई, अब तो हिजरत हो गई, अब तो इतने साल हो गए, ये हो गए, तो हटा दिया जाता है, तो महाजिर कहाँ खड़े में हैं और पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? जी देखिए, जब ये याहिया खान के दौर में कराची को सूबा बना रहे थे, ठीक है, तो उस वक्त ये हुआ कि साहब सिंध के जो इंटेलेक्चुअल थे इन्होंने कहा कि साहब ये आप कराची को सूबा मत बनाओ, और जी हैदराबाद में वो नशिस्त जिसमें जीएम सैयद साहब भी थे, सब थे। तो उन्होंने हल्फिया ये कहा कि मैं हल्फ देता हूँ कि हम जो महाजरीन हैं यहाँ पर उनको इसी तरीके से डील करेंगे जैसे मदीने में अंसार ने डील किया, और उनको तमाम हुकूक मिलेंगे, ठीक है। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, ये भाईजान ये किताब है जिसमें एक नंबर पेज मैं बताता हूँ आपको। जी जी, ये देखें, ये है औराक के पारी में, ठीक है, थोड़ा सा राइट, जी जी बिल्कुल। अच्छा, इस किताब के अंदर जीएम का कुरान पे हलफनामा मौजूद है। कुरान पर हलफनामा मौजूद है इस किताब में? वहां पर बैठ करके जो कमेटी के सारे काम थे ना, वो पूरा उन सब ने, और ये अखबार में भी छाया हुआ था, हैदराबाद की न्यूज में, जंग अखबार में, जो हैदराबाद वाले सेक्शन में उस जमाने सेक्शन होता था। तो ये किताब उठा करके आप भाईजान पढ़ लो, इसमें वो सब मौजूद है, ठीक है, अपने पास से नहीं कह रहा, ठीक है, आप चढ़ते रहो। जो महाजरों की बात कर रहे हैं ना, जी तो भाईजान ये महाजर हम नाम हमको यूनाइटेड नेशन ने दिया, जी जी, और अगर ये महाजिर हिजरत करके नहीं आते, क्योंकि 1 यूनिट जब बनाया तो मशरक़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन को ऐड किया, अब उसके बाद भी जो शॉर्टफॉल था, वो शॉर्टफॉल जो है वो महाजिरीन जब तक नहीं आए उस वक्त तक, जब तक वो जो थरपार करके थ्रू आ रहे थे, वो ऐड की गई सारी पॉपुलेशन। ईएस स्लेट के साथ उसका असिस्टेंट था डगलस रॉस्टिन आया, मीर पुखासान करके उसने जब वो पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद पाकिस्तान जो है ना रिपब्लिक मुल्क बना। तो ये जो महाजिर नाम दिया यूनाइटेड नेशन ने दिया, और ये महाजिर अगर इज्जत करके पाकिस्तान नहीं आते तो आपकी 27% आबादी पूरी नहीं हो सकती, और नहीं होती तो रिपब्लिक नहीं बनते, रिपब्लिक नहीं बनते तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता, क्योंकि आइन बनाने के लिए, आपका आइन होने के लिए, और यहाँ भी ध्यान में रखिएगा, आइन ये जो कहते हैं ना हमने आइन बनाया, आइन बनाया,
आइन बनाने का अख्तियार नहीं है। आप आइन को अडॉप्ट करते हो, कोई आइन उठा लो आप। अच्छा, ये अडॉप्ट कहाँ से करते हैं आरिफ सिद्दीकी साहब, ये भी बता दीजिए आज। हाँ, तो मलका बना के देती है ना जी, वो मलका अभी तो चार्ल्स साहब बना रहे होंगे। जी जी सर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना के देता है ना सर। हाउस ऑफ लॉर्ड, जी जी। हाँ, हाउस ऑफ लॉर्ड बना के देता है, वो आपको हवाले करता है कि भाई ये वो जो कहते हैं ना, ये स्टार्टिंग के सिक्के जो हैं ये इनको आप टच नहीं कर सकते। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि वो वहां से शुरू हुई है, आप फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगा सकते उस पर। जी जी। तो आरिफ सिद्दीकी साहब, वो सवाल थोड़ा सा यही था कि अगर ये हटा देते हैं, चले महाजिर, मैंने कहा ना बहुत ही बुरे लोग हैं ये बेचारे, पता नहीं इनके ऊपर सारी सर हटा ही नहीं सकते, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान खत्म, ये वो मेन बात है जो आरिफ सिद्दीकी साहब दोबारा रिपीट कर दीजिए एक दफा, कि अगर महाजिर को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान का क्या होगा, दोबारा बोल दीजिए। हाँ, ये पाकिस्तान के साथ अगर आप महाजिरों को और उर्दू जुबान को हटा दो, तो पाकिस्तान फारिग, और इसकी जिंदा मिसाल है मशरिक पाकिस्तान। क्या किया था उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि हम अपनी उर्दू को अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं मानते, और हमारी नेशनल लैंग्वेज बंगाली है, फारिग हो गए। मुल्क गया ना हाथ से। मुल्क कोई जंग से थोड़ी गया भाई। अगर जंग से गया तो आपके जो फौजियों ने सरेंडर किया था, वो फौजी तो सबके सब वापस आ गए। तो वो रेड क्रॉस में जो बंगाली बेचारे बैठे हैं, वो क्यों नहीं आए? मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से यही कहूंगा तालिब इल्मों को जो सीखना चाहते हैं हिस्ट्री, ये आरिफ सिद्दीकी साहब अभी अल्लाह ताला इनको हयात दे, इनकी लंबी उम्र करे, इनसे मुझे बड़ा सीखने को मिलता है। मैं यकीन करें इस प्रोग्राम को करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि मैं मोहतरम जनाब अनवर मकसूद साहब पर कोई तनकीद करूं। मेरे लिए बहुत, मैंने कहा ना, मेरे लिए वो दानिश्वर भी हैं, तंज़ो मज़ा भी लिखते हैं, मेरे लिए सब कुछ हैं। मैं तो उनको बहुत फॉलो करता हूं और उनके अल्फाज चुनता हूं कि उन्होंने क्या कहा, उनके मतलब जो होते हैं, लोग हो सकता है तंज में ले रहे हों या मज़ा में ले रहे हो, लेकिन मैं उनके अल्फाज चुनता हूं कि उनका मकसद क्या था कहने का। ये लोग तो हंसन हैं, लेकिन इसके दो मतलब भी हो सकते हैं। आज आरिफ सिद्दीकी साहब को लाने का, उनकी मसरूफियात में से टाइम निकालने का यही मकसद था नाजरीन, कि सीखें प्लीज़, कि चार लोगों में अगर आप बात करें तो आपकी बात में वजन हो, आपको पता चले कि यार ये हिस्ट्री क्या है। मैं महाजिर हूँ, हाँ भाई महाजिर, वही बात है ना कि पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी जान दे सकता हूँ। भाई फौज रखी हुई है, उनको सैलरी मिलती है, वो अपनी जान भी देते हैं, वो मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं, हम भी देते हैं, हम अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। ये सारे कामों के लिए डिपार्टमेंट्स हैं। आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं वो सोचिए। ये छोड़ दिए। जी आरिफ सिद्दीकी साहब जी, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है। 12 मार्च 1948 का, ठीक, तो 12 मार्च 1948 जी, जब पाकिस्तान बना तो उसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव हुआ 8 और 12 मार्च को। तो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा जी जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो आपको डायरेक्शन दी गई उसमें लिखा है पाकिस्तान 9 यूनिट्स होंगे इसमें। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, मगरिबी की हो रही है। मगरिबी की हो रही है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको दिखाता हूं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसकी क्लास ये सेकंड लास्ट पैरा में, ये देख लीजिए, ये लिखा है पे रेड से बना अंडरलाइन किया कि 9 यूनिट होंगे। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना, वो आपके मुल्क की जान है। क्यों कि 19 जिस वक्त 46 में कैबिनेट मिशन प्लान ने उठा करके वो दिया, ला करके आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वहां से तैयार हुआ, आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशन मानी। फिर उसके बाद 3 जून प्लान हुआ 1947 का, जिसमें ये कहा गया कि साहब जिस वक्त आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे तो उसके 15 साल के बाद अगर कोई सूबा चाहे अलग होना तो हो सकता है। तो आप देख लो सन 56 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना आपका पहला, ठीक 15 साल के अंदर अंदर मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया। और 3 जून प्लान उठा करके देख लो उसमें लिखा है या नहीं लिखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आरिफ से। 3 जून प्लान 1947 का उठा करके देख लो, मैं घर कह रहा हूँ। तो अच्छा, अब कहने का मकसद क्या है मेरा कि ये जो आज महाजिरों से ये कहा जा रहा है कि तुम महाजिर नहीं हो, तो महाजिरों को समझने की जरूरत है। महाजिरों को समझने की ये जरूरत है कि अब आगे फ्यूचर में सूबे बनने जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि अपने आप को जो है वो दस्तबरदार हो जाए। तो अब मुल्क टूटता है टूट जाए, राइट। महाजिरों को सबको अब एक होना है। देखिए हमको सबको यूनाइट किया था भाई ने,
कायदे तहरीक अल्तावाई ने हमको यूनाइट किया। अब उसके बाद ये इतने फिरके और फिक्शन बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं, कभी सोचा आपने? नहीं, ताकि वो स्ट्रेंथन आपको नहीं होने दें। ठीक, अब आप स्ट्रेंथन हो गए, भाई कुछ भी है ना, इंटरनेशनल सिनारियो ने फैसला करना है ना, कोई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान के लोगों ने थोड़ी करना है। जो इंटरनेशनल सिनारियो बैठा है वो देख रहा है सब, और हम भी यहां बैठ करके वॉच करेंगे क्या हो रहा है। तो कहने का मकसद मेरा क्या है, हमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ ज्यादती होगी तो इंसाफ करने वाले आलमी इदारे इंसाफ करेंगे। हमको यूनाइट रहना है, शर्त ये है। महाजरों को यूनाइटेड रहना, महाजरों को ये यूनाइट बहुत बड़ा पैगाम है कि बनते रहे, बनाते रहे, कहलवाते रहे, कुछ किसी को भी हमारी सफों में से लेकर आ जाए, लेकिन आपने मुत्तहिद रहना है। आरिफ सिद्दीकी साहब, इस प्रोग्राम को दूसरे हिस्से पे लेके जाएं हम, और अभी कुछ बात करेंगे। जी जी, करें जी, बिल्कुल। अभी तो मैंने खाली बात की है महाजरों के, ठीक। जी जी जी, अभी जुबान की तो उर्दू जुबान की तो बात हुई नहीं। जी जी, ठीक है सर। तो सर बात यह है कि उर्दू जुबान की जो बुनियाद रखी गई ना, ये उर्दू जुबान जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, तो सब ये कहते हैं साहब कि वो उर्दू जुबान को नेशनल लैंग्वेज बना दिया इसलिए मशरिकी पाकिस्तान टूट गया। अरे भाईजान, उर्दू जुबान को नहीं बनाते तो मशरिकी पाकिस्तान बनता ही नहीं। और एक्चुअली मूवमेंट तो वहीं से चली थी ना, मशरिकी पाकिस्तान से। जी जी, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाकर के देखो, थर्ड सेशन में उन्होंने क्या कहा। वजीर आजम एटली ने कहा कि भाई पहले तुम नेशन बनो, दोनों यूनाइट हो, अदरवाइज हमसे पहले तो मुकदमा उसने रखा था बंगालियों ने। भाई सबसे पहले आजादी की जो बात की थी ना, वो तो मालबारियों ने की थी। अच्छा, मलबारियों ने की थी ये सबसे पहले? हाँ, मगर उनके पास किसी के पास भी आबादी नहीं थी ना, प्रोपोर्शनेट। तो वो प्रोपोर्शनेट आबादी ना होने की वजह से सारी कुछ हुआ ना। अदरवाइज अगर आप कायदे-ए-आज़म को 14 नुकात मार्च 29 के खोलोगे तो उसमें पूरा का पूरा पाकिस्तान का जोग्राफिया मौजूद है। यहाँ ये कहते हैं 1940 के अंदर जो है वो पाकिस्तान की बात हुई है। अरे 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पंफलेट बांटे पाकिस्तान के, और मेरे ख्याल से यही पढ़े मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको पंफलेट भी। आरिफ सिद्दीकी साहब, भाई इनसे बात करने के लिए बड़ी तैयारी से बैठना पड़ता है। इनके पास सारे फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं, इनके पास सारे फ्लायर्स मौजूद, सारे पेपर वर्क मौजूद होता है, और इनकी अगर दसगाह में अगर चले जाएं तो आप लॉस्ट हो जाएंगे कि क्या कुछ है इनके पास। जी आरिफ सिद्दीकी साहब, अभी आपको कुछ ही देर में कुछ चीज़ें दिखा देंगे नाज़रीन, लेकिन बात ये है कि मैंने फिर वही कहा कि नहीं देखें, बात ये है दरमियान में। जी आरिफ सिद्दीकी, ये देख लें, इतनी जल्दी कोई काम नहीं कर रहे। इनकी लाइब्रेरी आप देख लेंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि इनके पास ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि लोग हैरत ज़दा हो जाते हैं कि ये चीज़ें हमने कभी पढ़ी नहीं, किसी ने बताई नहीं, और सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुस्तनद हैं। कोई ऐसे इन्होंने घर में बैठ के नहीं बनाया कि भाई मैंने तारीख लिख दी। जो कहा जाता है कि बादशाहों ने अपनी मर्जी की तारीख लिख दी थी, इन्होंने कोई तारीख नहीं लिखी। इनके पास सारे पेपर्स मौजूद होते हैं। मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जो से फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग सीखना चाहते हैं, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दें। और इस प्रोग्राम को अभी भी आप शेयर कर सकते हैं कि मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन आरिफ सिद्दीकी साहब दे रहे हैं, उससे अपनी अकल को, अपने शऊर को मज़ीद वसी आप कर सकते हैं, ताकि आप चार लोगों में जब बात करें तो आपकी बात में वज़न हो। आपको कुछ पता है तो आप बात कर रहे हैं, वरना तो फिर आप वो बगले झाँकेंगे जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा। आरिफ सिद्दीकी साहब जैसे लोगों को अपने प्रोग्राम में लाना और उनकी मसलियात में से उनसे बात करना, एक कैसे ये देख लें सामने, ये विदिन 1 मिनट के अंदर आपको उन्होंने चीज़ें पेश कर देते हैं। ये 1933 के अंदर चौधरी रहमत अली ने 5 पंफलेट बांटे सर। और ये कहाँ बांटे थे आरिफ सिद्दीकी साहब? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जी जी, हाँ, लंदन का थर्ड सेशन, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, RTC कहते हैं, उसका थर्ड सेशन चल रहा था, उस वक्त बांटे हैं। बताइए, और किसी ना के पास सिर्फ होंगे ये ऐसी चीजें होंगी किसी के पास? मेरे ख्याल में बहुत कम ही लोग होंगे जो भी इस वक्त मेरा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। और सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पर एक साहब ने बड़ा अच्छा वो दिया है, अब्दुल हफीज साहब ने, 1951 से पाकिस्तान के तमाम अखबारात में लफ्ज़ महाजिर इस्तेमाल होता रहा है। आरिफ सिद्दीकी भाई 100% दुरुस्त बात कह रहे हैं। अब्दुल हफीज साहब ने ये बात कही है आपके मुतालिक। ये कमेंट्स भी आ रहे हैं साथ साथ, तो मैं वो कमेंट्स आपके लिए पढ़ के बता रहा था। जी सर, मैं तो अखबारों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है। जी जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट उसको डिनाई कर सकती है? नहीं कर सकती। कैसे डिनाई करेगी आरिफ सिद्दीकी साहब? ये तो मुमकिन ही नहीं है। भाई जो भी मुल्क बनता है ना, वो 3 इदारे उस मुल्क के नहीं होते, वो हमेशा जो इंपीरियल क्लब होता है उसके होते हैं। कौन से 3 इदारे? डिफेंस, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और करेंसी।
ये तीनों इदारा आप उठाकर किसी भी गवर्नमेंट हो, ये तीनों इदारा सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, आपका अख्तियार ही नहीं है। जी ये नॉन ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट कहलाते हैं। जी जी। तारिफ सर, तो कहने का वैसे मतलब कंटिन्यू करते हैं, उर्दू का हाँ, हम बात नहीं, कर रहे थे, इस कलील वक्त में हम जल्दी से चीजें कवर करें ताकि बस लोगों मैं को भी- आखिरी क्लोज करता हूँ इम्पोर्टेंट बात, जी जी कि अभी जो बात हमने की ना साहब उर्दू की, ठीक है, जी जी तो उर्दू के हवाले से मैं जिक्र करता चलूं कि भाईजान उर्दू जो है ना पाकिस्तान की जो मुसलमानों की राब्ते की जुबान बनी, उसकी वजह क्या थी जी जी सर? वजह ये थी कि उर्दू जो है 1867 में, कब की बात कर रहा हूँ? 1867 में, ठीक है, 67 सही। जी जी हाँ ठीक है, 18वीं सदी की बात हो रही है। जी जी तो उसके अंदर जो है वो, क्योंकि इसको अदालत की जुबान होने के लिए जो है वो अपना नेशनल जुबान होने के लिए अदालत की जुबान होना जरूरी था। जी जी। ये आरिफ बाइंडिंग सिद्दीकी साहब, होती है। यहीं पर ही कथा कलामी, जो तालिब इल्म ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, बुलेट पॉइंट बना लें, साथ साथ मार्क करते रहें कि कौन से हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहे हैं। जी आरिफ सिद्दीकी साहब जी। तो जो भी नेशनल लैंग्वेज होती है ना, नेशनल लैंग्वेज का जरूरी है कि वो जुडिशियल लैंग्वेज हो, अदालत की जुबान हो, ठीक है। तो 1867 में इशू उठा हिंदी का और उर्दू का डिस्प्यूट उठा कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी होगी। तो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी में जब आप जाएंगे तो वो आपको नजर आएगा कि ये मुकदमा जो है वो बनारस की अदालत में चला। शेक्सपियर जो थे वो उस वक्त वहां उसके कमिश्नर थे, उन्होंने वो मुकदमा चलाया और मुकदमा चला करके जो फैसला दिया वो ये दिया कि साहब मुसलमानों की नेशनल लैंग्वेज जो है वो उर्दू होगी और हिंदुओं की नेशनल लैंग्वेज हिंदी होगी। ये फैसला वहां हुआ, ठीक है, मुसलमानों की। अभी मुल्क बनने का कहीं दूर दूर जिक्र नहीं है, मगर उस पर काम वेस्टर्न वर्ल्ड ने शुरू कर दिया, क्योंकि नेशन बनने के लिए जरूरी था कि नेशनल लैंग्वेज हो और वो अदालत की जुबान होनी चाहिए, प्लस वो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो अब उन्होंने कहा अब इसको कहां से लेकर के चलोगे? तो वो उसके बाद आप आगे चलो, फिर वो 1885 के अंदर पहला सेंसस होता है, फिर उसके बाद बंगाल प्रोविंस को सेपरेट किया जाता है, फिर वो सारी किस्सा कहानी एक चलती है मुसलमानों के अंदर। 1916 का लखनऊ पैक्ट आता है, फिर वो आगे चल के मतलब उसकी डिटेल में जाऊंगा तो कहानी आगे चलती चलेगी। तो कहने का मकसद क्या है कि भाईजान वो क्या मजबूरी थी कि जब ये 1930 में अल्लामा इकबाल ने टू नेशन थ्योरी का ऐलान किया, तो जितनी भी आपकी नेटिव लैंग्वेज थी, चाहे वो बंगाल था, पंजाब था, सिंध था, बलूचिस्तान था, आप सबने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज क्यों माना? क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी थी? कोई लिख लें, मजबूरी थी ना आपकी? ये बात बताने जा रहे हैं, क्या मजबूरी थी, लिख लिया जी। हाँ, इसलिए कि आप डेटा उठा लो 1941 सेंसस का, अगर आपकी पूरी पॉपुलेशन मिला करके, ये महाजरीन हिजरत करके, जिसको महाजिर कहते हैं, नाम हमने नहीं दिया, यूनाइटेड नेशन ने दिया, वो महाजरीन हिजरत करके नहीं आते तो पाकिस्तान का वजूद हो ही नहीं सकता था, नामुमकिन था। और मैं गलत कह रहा हूं तो आप स्टडी कर लो उसको कि भाई नेशन की डेफिनेशन में क्या है। नेशन की डेफिनेशन में कहीं रिलीजन नहीं है। नेशन की डेफिनेशन के अंदर जुबान है, कल्चर है। इसीलिए जब नेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन चार्टर में, तो डायस्पोरा कम्युनिटीज कहलाती है, यानी सारी मुख्तलिफ कम्युनिटीज मिलकर के एक हो जाती है। तो जो बड़ी नेशन होती है वो उसको एक्सेप्ट करती है लोग कि भाई ठीक है, हम सब, जैसे जरगा होता है ना, सब मिलकर के कि भाई हम इसको अपना हेड मानते हैं। अब उसके बाद उसका जो सेकंड पार्ट है कि भाई पूरा डायस्पोरा कम्युनिटीज हो गया, अब आगे लैंग्वेज, तो वो कहलाता है लैंग्वा फ्रैंका, यानी तमाम वो जुबान वालों ने आपकी जुबान को एज ए नेशन एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। तो आपने वो लैंग्वा फ्रैंका उर्दू को क्यों एज ए लैंग्वा फ्रैंका एक्सेप्ट किया? तो नहीं करना चाहिए था ना। जी जी तो मजबूरी थी ना आपकी। जी जी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो सारी चीजें हैं कि साहब महाजिर और उर्दू, अगर उर्दू नहीं होती तो भाईजान तभी आप नहीं बोल सकते। क्यों? नेशन की जो यूनाइटेड नेशन की जो डेफिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज है, कल्चर है। तो अगर आप सबके सब उर्दू को एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या मुल्क बना सकते थे हम? नहीं। तो फिर अब ये अनवर मसूद साहब बात कर रहे हैं, या वो पीपल्स पार्टी वाले बात करते हैं, या कोई और बात करता है। अभी इन्होंने लैंग्वेज बिल पास किए, उसमें असेंबली में डाला था जो डिनाई कर दिए गए। अब आप जरा सोचो कि ये लैंग्वेज बिल
जब उसको उठा करके आप असेंबली में डाल करके कार्रवाई कर रहे हो, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्यों खामोश बैठी थी? क्यों नहीं इनके ऊपर मुल्क के गद्दारी के मुकदमे लगाया आप? हाँ? भाई ये बनती है ना कि आपको पता है कि सब बंगालियों के खिलाफ तो आपने फौरन कर दिया था। भाई देखिए, ये जो जीनापुर वाली कहानी हम पर की थी ना, देखो ये वही खेल खेल रहे हैं जो उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में खेला। आप पहले अगर तला शाहजीज के अंदर मुजीबुर रहमान को डाला है, अभी तो रहमान कमीशन ने सब बता दिया ना कि क्या कहानी हुई। हमको उठा करके जीनापुर के कहानी में 1992 में डाल दिया, तो क्या हुआ? ब्रिगेडियर इम्तियाज ने बताया ना कि साहब कोई नक्शे नहीं मिले। तो भाईजान वो जो तुमने कहानी वहां मुजीबुर रहमान के ऊपर डाली थी ना कि अलग करना चाहता है, वही कहानी तुमने यहाँ वो यार कम से कम स्क्रिप्ट तो चेंज कर लेते भाई। दोनों स्क्रिप्ट सामने रख लो। पूरी महाजर कौम को आपने गद्दार कह दिया, रॉक आए, और वो पीएसपी वाले कह रहे हैं ये रॉक एजेंट। अब तुम्हारा जर्नल ये किताबें लिख रहे हैं उसके रॉ वालों के साथ मिलकर के। जी जी। तो गद्दार उनको कहो ना भाई। जो डेमोक्रेसी है उसको देखिए, हमको मिली है फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी। फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी क्या है कि साहब ऐसे समझते जैसे मैकडोनल्ड वगैरह है ना, बर्गर किंग वगैरह, ये फ्रेंचाइज होती है ना। जी जी। तो ये अपनी मुख्तलिफ ब्रांचें खोलते हैं। तो आप क्या इस बात को मानते हो कि ये दोनों मुख्तलिफ ब्रांचों के जो स्टाफ है वो आपस में लड़ सकता है, जंग कर सकता है? नहीं। फ्रेंचाइज उठा के सबको बाहर कर देंगे 2 मिनट में। वो जैसे फायर कर देते हैं 2 मिनट में। हाँ 2 मिनट फायर। जी जी। तो सिर्फ ये बच्चे जो हमारे ना, ये इनको चीजों को लॉजिकली देखना चाहिए। जी जी। ये नहीं सुने। देखे, लीग ऑफ नेशन के चार्टर में 2 बातें लिखी है। क्या लिखा? अभी मैं मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू देख रहा था, वो उन्होंने नज़ीम सेठी की वाइफ ने लिया था जुगनू ने। तो उसमें फजलुर रहमान ने ये कहा कि साहब वो 9/11 के बाद जो इन्होंने देखा कि वही कहा कि साहब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा और हम अपनी मुनासबत से जोग्राफिया को तब्दील करेंगे। ठीक है सर? जी जी। ये बात क्या है? अब जरा बात को गौर से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जी। उन्होंने 100% बात सही की है। लीग ऑफ नेशन के चार्टर में ये कहा गया कि साहब हमारी जो कॉलोनीज हैं, तो वो उसका रेजोल्यूशन था 1919 का कि हाउ टू कीप आवर कॉलोनाइजेशन इंटैक्ट। दिस वाज द रेजोल्यूशन कि हमने अपनी कॉलोनी को इंटैक्ट कैसे रखना है। तो लीग ऑफ नेशन में जिस वक्त आर्गूमेंट होती है तो कहा ही जाता है कि भाई हमको इसलिए चाहिए ये अपनी कॉलोनीज कि कल जब हमारी इंडस्ट्रियल सेटअप में इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे तो हमको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो वो रॉ मटेरियल जो हमारी कॉलोनीज है ये हमको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? तो बोला फिर ये कॉलोनीज को प्रोवाइड करेंगे तो इनको अपने पास कैसे रखेंगे? ये हमारे साथ क्यों रहेंगे? बोला, उन्होंने कहा वहां हम अपने नुमाइंदे जो है मुकर्रर करेंगे। बोला वो कैसे करेंगे? ये मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, सब लिखा हुआ। उन्होंने कहा कि कैसे करेंगे? बोला स्विट्जरलैंड को खोला गया। तो स्विट्जरलैंड खोला गया, उसने बोला सारे दुनिया को अनाउंस कर दिया कि साहब यहाँ पैसे रखोगे और वहां कोई नहीं देखेगा आपको। जिन जिन लोगों ने वहां पैसे रखे, स्विट्जरलैंड में 29 कैंटोन है जो कहलाते हैं। हर कैंटोन जो है वो यूरोप के एक कंट्री को डिफाइन करता है। तो उन्होंने कहा ये कैंटोन है, तो वहाँ कैंटोन से उस आदमी का नाम बता दिया जाता था कि साहब ये करप्ट आदमी है जिसने पैसे जमा कराए। फिर उस आदमी को इस्तेमाल किया जाता था अपने काम के। इसी तरीके से सवाल हुआ कि भैया ये लोगों का जहन कैसे बनाएंगे हम पूरी दुनिया कब्जा करने के लिए? बोला थ्रू मीडिया। बोला वो कैसे? बोला वो जो हम अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे, लोगों के जहनों बनाएंगे जो हम चाहेंगे और लोग उसको फॉलो करेंगे, थ्रू मीडिया हम चलाएंगे उसको। तो उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उस पर सवाल हुआ कि साहब इस तरीके से तो हमारी जो अपनी नेशन है वो भी बर्बाद हो जाएगी, वो भी मिसलीड होगी, उनको भी करेंगे। तो बोला नहीं, अब जरा गौर कीजिएगा। कहा नहीं, ये लीग ऑफ नेशन की पूरी डिबेट पढ़ लो आप, उसमें जो कह रहा हूँ एज इट इज लिखा है कि भाई नहीं। बोला नहीं हो तो फिर कैसे? बोला कैसे अपने लोगों को सेव कर लोगे? बोला हम अपने लोगों को लाइब्रेरीज के साथ इंटैक्ट रखेंगे। क्या करेंगे? हमारे बच्चे लाइब्रेरीज के साथ इंटैक्ट रहेंगे। आज दुनिया का पूरा वेस्ट उठा लो, बर्तानिया उठा लो, फ्रांस उठा लो, अमेरिका उठा लो, कहीं उठा लो, कोई टाउन ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर आपको नई लाइब्रेरी नहीं बन रही। मैं मोहल्लों की बात कर रहा हूँ। वो एक मोहल्ला नहीं मिलेगा जहाँ नई लाइब्रेरी नहीं बन रही। हमारा जो बच्चा है वो स्कूल का, वो इस लाइब्रेरी के साथ इंटैक्ट रहता है। लाइब्रेरी रिपोर्ट करती है और हम हमारी पूरी कॉम को कहाँ लगा दिया? गूगल के पीछे।
गूगल पे पीछे लगा दिया, गूगल लगा दिया यार, वो ये छोटे छोटे क्लिप्स के पीछे लगा हमारे दिया। जितने भी इंटेलेक्चुअल है ना वो सब गूगल के बादशाह हैं। हम्म। और वहाँ उन्होंने बस में अपने बच्चों को क्या कहा कि गूगल के नजदीक नहीं जाना है। कि ये कितना गूगल बड़ा भी फर्क इसी है। तरह है जैसे मुगलिया दौर में अपनी मर्जी की तारीख लिखी जाती थी, लोग कहते हैं Exactly. ये भी गूगल भी अपनी मर्जी की तारीख लिख रहा है यहाँ पर। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी जी, जिस तरह यहाँ पर सीएस टावर जो विलियस टावर है शिकागो में, जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है यहाँ पर, कहा जाता है कि वो बांग्लादेश के अब्दुल रहमान साहब थे, उन्होंने बनाई है, लेकिन वो जब आए थे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे थे, पाकिस्तानी थे वो उस वक्त। तो पाकिस्तान का नाम जब भी आप आर्किटेक्चर टूर पे जाएंगे तो यही कहते हैं बांग्लादेश का बार बार नाम लेते हैं, थे वो पाकिस्तानी। जी तो कहने का मकसद मेरा ये है कि देखें, महाजिरों को अकल के नाखून लेने चाहिए। ये महाजिर आपकी जो लैंग्वेज है मदर टंग, इस मदर टंग उर्दू की वजह से ये अगर ऐसा ही है ना कि बाकी सारे सूबे कहते हैं कि नहीं साहब ये महाजिर फलाने फलाने, बोला हमारी ये मादरी जुबान है उर्दू। कौमी असेंबली से बिल पास करा के बताओ कि ये उर्दू तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जिस दिन ये बिल पास कर दिया उस दिन मशरकी पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान के हिस्से पकड़े हो जाएंगे। और ये भी बता दो कि वो ट्रीटीज की मैंने सारी डेफिनेशन अभी आपको बताई ना, जी जी जी। ट्रीटीज के तहत महाजरों को अपना जो है ना अपने साथ छुपाने की जगह उनके पास मौजूद होगी। क्यों? ये ट्रीटीज जो है ना वो पाबंद है इन्फोर्स होने की। ट्रीटी अच्छा। सीरीज में जो ये महाजरों का मुकदमा है ये क्लास सूट है भाईजान, समझ में आ रही बात? जी, तो आप हमारे महाजरों को तो कतन फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। क्या नंबर है ट्रीटी सीरीज नंबर यूनाइटेड नेशन की 1733 1733, वॉल्यूम नंबर 131 131, रजिस्टर्ड ऑन 12 मई 1952 बाय पाकिस्तान। लियाकत नेहरू पैक्ट जो साइन हुआ तो वो 8 अप्रैल 1950 को हुआ था, जिसमें ये सारी चीजें देखिए। इंपॉर्टेंट बात है में ये रखनी है, पाकिस्तान जो वजूद में है ऑफिशियली वो 23 मार्च 1956 को आया। तो 1947 से लेकर के और 1956 के दरमियान जो भी चीजें हैं ना, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटर है। कौन? कॉमनवेल्थ की सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटर है। और जब वो यूनाइटेड नेशन में इंडोर्स हो जाए तो उसको फिर वो खेल तमाशा नहीं रहता। और फिर हमारा पॉपुलेशन से रिलेवेंट काम है, हमारी मदर टंग से रिलेवेंट काम है। आप लाख हमको सब मिलकर के गालियां दे दो, मगर गालियां तुमको उर्दू में ही देनी पड़ेंगी क्योंकि वो जुबान हमारी है, उसको तुम छोड़ नहीं सकते। छोड़ोगे तो खुद दर बदल हो जाओगे। छोड़ के दिखाओ, छोड़ के दिखाओ। वो कहते हैं ना अक्सर लोग महावरतन भी कह लेते हैं, शेर की नजर में भी कह देते हैं कि मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये बात भी उसने उर्दू में कही। सर मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ ना कि ये तो अब जो आप बात कर रहे थे ना सियासत की, अब अगर देखें वो सियासत वाले पहलू पे मैं कहानी को छेड़ूंगा तो आप ये कहते अब तो इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। जी जी, वैसे करते हैं आरिफ सिद्दीकी साहब, इसको पार्ट 2 पे जो हमने प्रोग्राम के शुरू में अपने लिसनर्स को बताया था, पार्ट 2 के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे नाजरीन मजीद इसके ऊपर, सियासी तौर पर भी इसको इन्वॉल्वमेंट करेंगे हम थोड़ी सी, और उस पर गुफ्तगू करेंगे। जो तालिब इल्म ये प्रोग्राम सुन रहे थे, हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, आपको बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स ने और दोस्तों ने प्रोग्राम ज्वाइन किया था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने प्रोग्राम के तवज्जो से मैं अनवर मकसूद साहब से मुखातिब होकर कहूँगा कि प्लीज़ नज़र सानी करें अपने स्टेटमेंट के ऊपर कि आपने महाजिर, हज़ारों लाखों महाजिरों की दिल आज़ारी हुई है। वो अफसरदा है इस बात पर कि हम इस लफ्ज़ के लिए लोगों से बहस मुबाहिसा भी कर रहे हैं, हम डटे हुए हैं। बहुत सारे कत्ल भी हो गए इस लफ्ज़ महाजिर के ऊपर, और बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन में भी चले गए, मरीज़ भी बन गए। तो प्लीज़ ज़रूर इस पर नज़रसानी करें। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से और कारकुनान से, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब, आफाक अहमद साहब, महाजिर इत्तेहाद तहरीक के जनाब सलीम हैदर साहब, जनाब शमून अबरार साहब, और जितने भी, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब, फ़ारूक सत्तार साहब, जितने भी हैं, उर्दू पर, महाजिरों पर उठने वाले कोई भी अल्फाज हों, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें।
प्लीज़ हमारी तरबियत, हमारे आबा व अजदाद की तरबियत ऐसी नहीं है कि हम किसी के लिए भी, और ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब अनवर मकसूद साहब के लिए कोई ऐसा अल्फाज ना इस्तेमाल करें। तमाम कारकुनान से अपने कहें, अपने जो भी आपका हल्का है, कि ऐसे कोई अल्फाज नहीं कहें कि उनसे उनको तकलीफ़ हो कि मेरी कौम के लोग ऐसे अल्फाज मेरे लिए अदा कर रहे हैं कि जिस मुल्क को मैंने हमेशा सिर्फ दिया ही है। क्योंकि अब ये अल्फाज उनसे कहलवाए गए हैं या उन्होंने खुद ने कहे हैं। मैं इस नहीं बहस के 100% कहलवाएंगे, जी 100% कहलवाएंगे। जो भी है, तो प्लीज़ अनवर मकसूद साहब ये नजरसानी करें। एस्टेब्लिशमेंट का काम और है, सियासी जी, जमातों का जिस काम तरह है। आपने संदी वडेरे के ऊपर एक प्रोग्राम किया और प्रोग्राम करने के बाद आपको फिर मीडिया में लेकर आया गया कि आप माफ़ी तलाफ़ी करें, आपने माफ़ी का अल्फाज यूज़ किए और कि किसी की दिल आज़ारी, इसी तरह लाखों महाजिरों की दिल आज़ारी हुई है। तो प्लीज़ नज़रसानी करें। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। पार्ट 2 मैं जल्दी ही अनाउंस करूँगा मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और अपने फेसबुक पर, और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे ही पार्ट 2 आपकी खिदमत में हाजिर होगा। बड़ा ज़बरदस्त वो प्रोग्राम होगा, उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा सबका निगहबान। अल्लाह मगर हाफ़िज़। तौसीफ भाई आज ही ले लेना इंटरव्यू मुझे, क्योंकि फिर कल से पता नहीं क्या सूरत है। अब कल उसको रिलीज करोगे, आरिफ मुझसे सिद्दीकी लेना। साहब, क्योंकि बहुत तवील प्रोग्राम हो गया आज का, कम से कम हम एक ठीक है 1.5 ना? घंटे से बात कर रहे हैं, तो फिर हाँ इंशाल्लाह ज़रूर करते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाँ। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, हमारे दरमियान में आरिफ सिद्दीकी साहब थे। उन तमाम तालिब इल्मों से मैं गुजारिश करूँगा, आपने यकीनन पॉइंट्स बुलेट बनाए होंगे, किसी से बात करें। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स ये प्रोग्राम जो सुन रहे थे, तब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, जो उर्दू समझते हैं और उर्दू को समझना चाहते हैं, और वो लोग जो तासुब रखते हैं, बिला वजह उनको गलत मिसगाइड किया हुआ होता है उन लोगों से, तो सीखिए बैकग्राउंड। ये महाजिर लड़ने वाली कौम नहीं है। हमारे घर में तो बैद भी नहीं होते थे, महाजिरों को मजबूरन ये अल्फाज अपने गैर अखलाकी इस्तेमाल करने पड़े। तो समझिए। और जो तालिब इल्म सुन रहे थे और जो कारकुनान मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, आप ये मुस्तकबिल के अंदर ये, अब एक ज़माना होता था कि फ़्लायर्स बंटते थे, जिस तरह उन्होंने आरिफ सिद्दीकी साहब ने बताया कि चौधरी रहमतुल्लाह ने जिस तरह फ़्लायर तकसीम किए, तो अब वो दौर भी अब ख़त्म हो गया। अब व्हाट्सएप डिजिटल चीज़ें हैं बड़ी। कोई स्टीव जॉब का बड़ा शुक्रिया कि दुनिया को हाथ में उन्होंने ला के बिठा दिया। तो इस्तेमाल कीजिए और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि महाजिर कौन है। लफ्ज़ उर्दू से जिसको प्रॉब्लम है, आज पाकिस्तान की कौमी ज़बान, मुझे अफसोस होता है कि कौमी ज़बान उर्दू है, सरकारी ज़बान उर्दू है, लेकिन जो हमारी अदालतों के जो फैसले आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। बड़ी हैरानकुन बात है कि ये जापान की मिसाल हमारे सामने, इतनी उनके ऊपर पाबंदी लगाई उन्होंने, कहा लेकिन हमारी ज़बान हमसे नहीं छीनना। तो वो देखें मुल्क कहाँ पहुँचा हुआ है। ये मैंने एक छोटी सी आपको मिसाल दी है। तो लड़े नहीं, बहस मुबाहिसे से कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो आदमी से जाहिल से आप बात करेंगे, पहले तो आपकी बात से इख्तलाफ के, जब वो अपनी हार देखेगा तो आपसे बदतमीज़ी पे उतर आएगा। तो आपका काम नहीं, हमारे आबा अजदाद की ऐसी तरबियत नहीं है। और तमाम कारकुनान से, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो कोई अनवर मकसूद साहब मोहतरम कोई ऐसा अल्फाज ना अदा करें जिससे उनको किसी किस्म का रंज या गुस्सा या अफसोस हो। ये मेरी आपसे बहुत ही मोहतबाना गुजारिश है, हाथ जोड़ कर के प्लीज़ उनका एहतराम में ज़र्रा भर भी कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।